machinery amounting to rupees 10 lakh on 1st April 2001. On March 2016, similar machinery could be purchased for 20 lakh, but the realizable value of machinery was estimated at 15 lakh. The present discounted value, that is present value, of the machinery was expected to generate the normal course of business was 12 lakh. Find out the current cost of machinery. Find out the current cost of machinery. आवाज आ रहा है मेरा? Current cost of machinery. Okay. The present value of machinery. Historical cost. And last one, realizable value. Accounting standards का मतलब होता है the rules and regulations which are given in this particular standards. AS2, cost price or market price, whichever is less. ऐसा किसने बोला? AS ने बोला. उसने बोल दिया फाइनल है. This is the final. मतलब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता. Same accounting standards are dealt with recognition, measurement, presentation, and disclosure. इवेंट को रिकॉग्नाइज करना है, ट्रांजैक्शन को मेजर करना है और डिस्क्लोज करना है. What are the formulation of accounting standard? Identify the area, study group, preparation of draft and its circulation, ascertainment of views of different bodies, finalization, comment, modification, and issue of AS. सीन ऐसा होता है कि हम लोग को पहले एरिया डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी एरिया में हमको ऑडिट करना है या चेकिंग करना है. के हिसाब से ड्राफ्ट बनाया जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा एएस अप्लाई होता है. जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट के लिए एएस है, डेप्रिसिएशन के लिए एएस है, डिस्क्लोजर जो हम लोग को बताना है डिस्क्लोजर उसके लिए एएस है, स्टॉक वैल्यूएशन के लिए एएस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए एएस है. मतलब हर एक चीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. बेसिकली इट इज एन रूल्स एंड रेगुलेशन. ये एएस अपने माई बाप ने दिया हुआ है. ICAI. Accounting is a language of a business which communicates with the outsiders. ठीक है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का रीजन ऐसा है कि सब इक्वल होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक बेस्ट रीजन बता दूं आने का. ऐसे ने अप्लाई इसलिए किया बिकॉज क्या है, कुछ लोग अपने ही तरीके से अकाउंटिंग करते थे तो उसको यूनिफॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड को अप्लाई किया हुआ है. और इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में सब अकाउंटिंग एक जैसा होता है. मतलब जो मेथड बोल दिया, नो डाउट मेथड के वो कंपनी के ऊपर है कि कौन सा मेथड सिलेक्ट करना, बट उसको भी आईसीआई ने एक डाल दिया. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोग को बोला कि डेप्रिसिएशन का दो मेथड है, सैलरी डब्ल्यूडीवी. द बेस्ट मेथड इज डब्ल्यूडीवी. तो 99% कंपनी डब्ल्यूडीवी मेथड से ही जाती है. बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. Standardization, requirement, and comparability. Limitations खाली देख लो. Difficulties in making the choice. Yes, हमको कौन सा मेथड सिलेक्ट करना है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है. Restricted scope.
ये पैराग्राफ में देखो कुछ ऐसे शॉर्टकट से जो अपने को याद रखना है। एक है ASB, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। एक है DCA, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। एक MOA, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स। SEBI है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एंड एक स्कोप करके प्लानिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर में से आएगा कि ये चैप्टर में से आने वाला चीज ये है। ट्वेंटी 3 ऐसा है कि जो लिस्ट है हमको सिर्फ पढ़ना है, मतलब कौन से लिस्ट में क्या है, बस इतना ही है। इसका डिटेल तुम लोग को है नहीं, वो तुम लोग को नेक्स्ट ईयर आएगा। नेक्स्ट ईयर मतलब IPCC में आएगा, सॉरी। AS1 डिस्क्लोजर, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर कोई टेक्निक है? कोई टेक्निक नहीं है बच्चों, तुमको इसको सिर्फ पढ़ना है, रट्टा भी नहीं माना, सिर्फ पढ़ना है। सबसे पहले हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है स्टॉक वैल्यूएशन, फिर कैश फ्लो, फिर AS4 कंटीजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। AS5 उससे रिलेटेड है प्रायर पीरियड आइटम्स। AS6 निकाल दिया है बट फिर भी उन लोगों ने रखा हुआ है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। AS6 को AS10 के साथ मर्ज कर दिया। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। 8 निकाल दिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 26 के साथ मर्ज किया। कोई भी चीज निकालते ना तो उसको कहीं ना कहीं मर्ज करते हैं, ये याद रखना, परमानेंटली निकलता नहीं है। 9 इज रेवेन्यू रिकग्निशन। AS10 प्रॉपर्टी एंड प्लांट, दैट इज फिक्स असेट। 11 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, फॉरेन कंट्री से जब हम लोग डील करते हैं तो डॉलर्स में सब ट्रांजैक्शन होता है, सॉरी। AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स, donation received by the governments. 13 investment account. 14 amalgamation. 15 employees benefits, वर्कर को सैलरी ग्रेचुटी जो भी तुमको देना है वो सब। 16 में बोरोइंग कॉस्ट, लोन लेने के टाइम पे क्या क्या होता है। 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट किया जाता है। AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, कंपनी में जो भी रिलेटेड रहते हैं उनका डिस्क्लोजर। 19 लीज। 20 अर्निंग पर शेयर, मतलब एक इक्विटी शेयर पे कितना रुपए हम प्रॉफिट कमाते हैं। 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट बनाने का रहता है। 22 टैक्स ऑन इनकम। 23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, मतलब कोई बिजनेस का एक पार्ट बंद किया तो। 25 इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 6 महीने का। 26 इंटेंजिबल असेट। 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ जॉइंट वेंचर्स। 28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, असेट का पार्टीशन कुछ किया तो। एंड लास्ट इज प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट असेट्स। दिस इज टोटल 29। टोटल 29 नहीं है सर, एक दो उड़ गया। 29 AS, ये तुमको सिर्फ पढ़ना है। ग्राफ का चलो, accounting standards for non-corporate entities in India are issued by
1, 2, 3 तीन ही क्वेश्चन है। AS इज इश्यूड बाय इन इंडिया। इंडिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन देता है? तुम्हारा माई बाप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, पॉलिसीज। एलिमिनेट नॉन कंपेरेबिलिटी, ठीक है, मतलब सब इजीली कंपेरेबल होगा। इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, द ऑप्शन इज ऑल ऑफ द थ्री। It is essential to standardize the accounting principle and policy in order to ensure इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, न्यू यूनिट है जो तुम लोग को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चुना हो चुका है, ये नया ऐसा बोल सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे तुम लोग को लेके जाने का मतलब इंडिया का अकाउंटिंग ग्लोबल लेवल पे तुम लोग को समझ में आना चाहिए। बाकी तो वही है, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी एंड डिस्क्लोजर। मेन पार्ट ये है फर्स्ट, दैट इज ग्लोबल। ये पूरे पैराग्राफ में तुमको ये लिखा जाएगा कि भाई हम लोग ने इतने साल तक अकाउंटिंग किया है, बट इतने साल तक बाहर की कंपनी को इंडिया में मतलब बोलते ना इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स नहीं किया, मतलब मजबूर नहीं किया। रीजन ऐसा है कि अपना अकाउंटिंग उनको समझ में ही नहीं आता। इंटरनेशनल जाने के लिए, ग्लोबल जाने के लिए हम लोग ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेम रखने के लिए कोशिश किया है। और उसके लिए उन लोग ने एक चीज मार्केट में से उठाया, दैट इज IFRS। तुम लोग को फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है क्या? ये देखो आ गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। बहुत पहले से कोशिश चल रही था कि भाई इसको एक करे एक करे एक करे, बट हो ही नहीं रहा था। रीजन ऐसा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर से सब चल रहा था। अभी इंटरनेशनल IFRS इंट्रोड्यूस करने को देख रहे हैं। एक बार IFRS इंट्रोड्यूस हो गया तो ग्लोबल लेवल पे अपना अकाउंटिंग सबका सेम रहेगा। अपने को ये शॉर्टकट देखना है, इसका फुल फॉर्म दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ये पूरा हिस्ट्री है कि 1973 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर 97 और 99 में रिस्ट्रक्चर किया था, और 2001 में वो बोलो ना स्टार्ट भी हो चुका था। IFRS रिसेंटली इंडिया में आया हुआ है। The term IFRS यहाँ पर है, the term IFRS comprises of IFRS issued by IASB International Accounting Standard Board, IAS Indian Accounting Standard issued by International Accounting Standard Committee, interpretation issued by Standard Interpretation Committee, and IFRS Interpretation Committee of the ASB. बेनिफिट क्या होगा IFRS आने से? सेम इकोनॉमी पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, बिकॉज बाहर की कंट्री यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, मतलब डॉलर में इन्वेस्टमेंट होगा, अपना इकोनॉमी बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री बढ़ने वाला, यस डेफिनेटली। जैसे तुमको पता है PUBG बैन है इंडिया में। हेलो, नो डाउट अभी भी चल रहा है, मतलब जिसके मोबाइल में वो चला रहा है उसका कोई इशू नहीं है, बट प्ले स्टोर से निकाल दिया गया। तो चाइना वाला क्या बोलता नहीं क्या, ये गलत कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन को वायोलेट कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है कि हमने PUBG इंडिया में इन्वेस्ट किया है तो हमारा लॉस हो रहा है, एंड इनफैक्ट उनको लॉस भी हुआ, अच्छा खासा लॉस हो गया, दिन दिन का अच्छा खासा लॉस हो रहा है। बट जो पब्लिक खेल रही है वो खेल ही रही है, उसको कुछ नहीं कर सकता हम। बट
एट अ टाइम कितने सारे जो डाउनलोडेड थे फाइल्स थे वो सब उड़ गए, और अपडेट की वजह से प्ले स्टोर से उड़ गया, मतलब वो अपग्रेड करते रहते हैं। तो सीन ऐसा है कि चाइना वालों ने बोल दिया कि भाई ग्लोबलाइजेशन में बोला था कि कोई भी कंट्री का बंदा कोई भी कंट्री में आके बिजनेस कर सकता है, तो इंडिया वालों ने बोल दिया था। तो जब वो बंदा बिजनेस करने आया इधर, तो तुम काय को मना कर रहे हो, ऐसा चाइना वालों ने बोल दिया। बट नो डाउट इंडिया वालों ने निकाल दिया उसको प्ले स्टोर से। सीन ऐसा है कि इंडस्ट्री को मैं यहाँ पे खींच सकता हूँ, बट उनका कंपनी अगर यहाँ पे आके सेटअप किया तो ये अपने लिए कोई फायदा नहीं होता, ये उनके लिए फायदा होता। अक्षय कुमार ने एक और ऐप बनाया फौजी करके, ठीक है। पबजी का कौन सा वर्जन है मुझे नहीं पता, बट फौजी करके एक बना है। अब इसमें अगर कोई कंपनी, चाइना कंपनी है या कोई भी कंपनी है, टेंसेंट, ये अगर ये फौजी में अगर इन्वेस्ट करता है तो वो इंडिया को बेनिफिट। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आईएफआरएस 2006, तो 2006 मतलब बहुत पहले की बात है। तभी इंडिया में लाया था, जस्ट लाया था, बट उसको इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इंस्टीट्यूट ने कब एक्सेप्ट किया? रिसेंटली एक्सेप्ट किया है। रिसेंटली मतलब उसको भी 4-5 साल हो गए रहेंगे आराम से, शायद उससे ज्यादा भी हो गया। What are the Indian accounting standard? Indian accounting standard is nothing but AS. Are the International Financial Reporting Converse standard issued by Central Government of India under the Supervision and Control of Accounting Standard Board of ICAI. याद रखना, ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दैट इज IFRS, issued by Central Government of India. Yes, issued by ICAI. पर ये जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो डाउट अंडर द सुपरविजन ऑफ ICAI, वो सब दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और शॉर्टकट है, इसका फुल फॉर्म नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। कमिटमेंट टू IFRS जुलाई 2014 में श्री अरुण जेटली जी, देखो ये अभी पूरा हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि IFRS इंडिया में कब आया। आगे जाओगे तो GST इंडिया में कब आया, ये भी आएगा। जानते छोड़ो, अपने को उतना नहीं जानेगा। तो सबसे पहला इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन 2011 14। जेटली जी ने बजट में क्लियरली बोल दिया कि भाई ये आना चाहिए, ये आ सकता है। फिर उसके अनाउंसमेंट करने के बाद, नो डाउट, जब भी वो अनाउंसमेंट होता है उसके नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अप्लाई होने को स्टार्ट हो जाता है। जिस ईयर में अनाउंसमेंट होता है उसके नेक्स्ट बजट से स्टार्ट हो जाता है। हैव बीन टेकन moving in this direction, the Ministry of, that is MC, has issued companies Indian Accounting Standard Rule 2015। 14 में अनाउंस किया, 15 में दे दिया, और उसका डेट है February 16, 2015। बोलो रिसेंटली आया हुआ है। फिर कहाँ गया? Covering the revised roadmap of implementation for the companies other than banking, insurance and NBFC, that is non banking financial companies है NBFC का मतलब।
मतलब इसमें सिर्फ कंपनी है, बट बैंकिंग, इंश्योरेंस और नॉन बैंकिंग कंपनी इसमें नहीं कवर्ड है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती है। एज पर द नोटिफिकेशन, IAS cover converge with international IFRS shall be implemented on voluntary basis on 1st April 2015, and it will be mandatory from 1st April 2016। 14 को अनाउंस किया, 15 को अप्लाई किया और 2016 से मैंडेटरी कर दिया। देखो जो अपना एएस है ना, वही एएस यहाँ पे है, बस उसके नंबर अलग हो गए। और एक चीज है, द लिस्ट ऑफ एएस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सिर्फ दिए नाम के लिए दिए हुए, वो एएस है, ये आईएएस है, दैट इज आईएफआरएस। सॉरी। ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटेट, ग्लोबल स्टैंडर्ड मतलब आउटसाइड इंडिया। Yes, global market, cross-border flow of money, perfect. The government of India, in consultation with ICI, decided to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, the government of India, in consultation with ICI, decided to converge with IFRS. Convergence with IFRS simplifies the process of preparing financial statement, reduces the cost of preparing financial statement, facilitated global investors understanding and confidence in high quality financial statement। IFRS इंट्रोड्यूस करने का रीजन क्या था? यस, परफेक्ट। ठीक है, अब बोलो कौन सा चैप्टर बाकी है? यस बच्चों, बोलो फटाफट। ठीक है, तुम लोग सोचते रहो।
अकाउंट करंट। चलो अभी मैं पेपर पे आगे पेपर सॉल्व करते हैं। State with reason whether the following statements are true or false. Expenses in connection with obtaining a license for running the cinema hall is revenue expenditure. False है। रीजन क्या, रीजन भी चाहिए। एक मार्क फॉल्स के लिए, एक मार्क रीजन के लिए, ऐसा थोड़ी चलेगा। एक ही बार पे करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या बात है, परफेक्ट है, ऐसा आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, रीइश्यू ऑफ forfeited shares is allotment of shares but not a sale. Reissue of forfeited shares is an allotment of shares but not a sale. Reissue पता ना कब होता है, आफ्टर forfeiture। बोल रहा है कि रीइश्यू मींस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इट इज नॉट अ सेल। तुम क्या बोलते हो? ट्रू और फॉल्स? हाय। पार्थ वाई ट्रू? फॉल्स है तो वाई फॉल्स, ट्रू है तो वाई ट्रू। रीइश्यू इज आफ्टर forfeiture। ट्रू का थोड़ी रीजन होता है। पार्थ, तेरे को एक मार्क ही मिलेगा, जा मत दे रीजन, मेरे को क्या करने का, जा चल। एक मार्क मिलेगा तेरे को, जा। ट्रू और फॉल्स का एक मार्क है और रीजन का एक मार्क है। अब ट्रू का कोई रीजन होता नहीं ना, तो तू रीजन देना मत। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? अलॉटमेंट कब किया जाता है? जब फर्स्ट टाइम इशू होता है। तो री इशू तेरा फर्स्ट टाइम इशू है, सेकंड टाइम इशू है? का थोड़ी रीजन होता है। अब क्या लेवल के आंसर आते हैं तुम लोग के पास? यस, एकदम परफेक्ट है चौबे जी। पता नहीं कि पार्थ को बता दो दोस्तों सर, बढ़िया घुमा दिया। री इशू आगे वर्ड लिखा है, री इशू। इशू ऑफ शेयर्स मींस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। री इशू मतलब इट इज सेल ऑफ शेयर्स। ये मालिक, if the effect of errors committed cancel out, the errors will be called compensating errors and the trial balance will disagree.
बहुत लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझेगा ये. If the effect of errors committed cancel out, the errors will be called compensating error and trial balance will disagree. True या false? ठीक है. Why? पक्का? Compensating errors, trial balance will agree. Perfect. एक की गलती ने दूसरे की गलती को छुपा दिया. There are two ways of preparing an account current. अच्छा, तुम लोग का सच्ची में नहीं हुआ अकाउंट करंट? ऋषभ बोल रहा नहीं हुआ करके. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो जान दो, ये छोड़ दो. When there is no partnership deed prevails, the interest paid at 6%. True or false? Fifth का answer. Interest on loan to partner is 6%. Why? अब बोलो ट्रू का रीजन नहीं होता है. पर रीजन तो लिखना जरूरी है. ट्रू खाली लिखोगे 1 मार्क मिलेगा. एक मार्क का वैल्यू तुमको पता नहीं है. बहुत मैटर करता है. ताकि उनको पूछो जो 1 मार्क की वजह से फाउंडेशन फेल होते हैं, 1 मार्क की वजह से आईपीसीसी में लटक जाते हैं. अभी इट इज मेंशन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, if the problem is silent, interest to be paid at the rate 6%. Yes. मेरा आवाज आ रहा है? एकदम क्लियर है? और अगर सुना नहीं देते तो हम लोग इधर बोलते नहीं सुना देते. कौन है? नेटवर्क इशू होगा. ओके, थैंक यू बच्चों. अच्छा भाई, ये ट्रू का आंसर समझा? पार्थ मेहता आपको ट्रू का आंसर समझा? क्या बोला? यू हैव टू राइट द रीजन. ओके, कुछ भी लिखो बट लिखो. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट्स द फर्म एबिलिटी टू पे ऑफ द करंट इंटरेस्ट. अच्छा, ये तुम लोग को नहीं है, रेशियो वाला पार्ट नहीं है. डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटी 4 मार्क के लिए है. तो मैंने हेडिंग देखो क्या है. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी. ठीक है, 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. ठीक है, कर लेंगे अपन. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी. तो डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटी. यस, मुझे कोई डिफरेंस बताओ. प्रोविजन क्या होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? देखो, पूरा पेपर डिस्कस कर रहा हूं मैं. तो जब तक मेरा लेक्चर रहेगा, फिलहाल तो मैं वो करंट अकाउंट का देखता हूँ क्या है करके. कुछ तो अगर ये बाकी रहेगा तो पढ़ा दूंगा. और कौन सा टॉपिक बाकी रहेगा वो बता देना. उत्कर्षा प्रेजेंट हो. यूनिट 2B चैप्टर 6 का. ओके, उत्कर्ष फाल्गुनी मैडम का भेज दो कौन सा चैप्टर बाकी है करके. यूनिट 2 चैप्टर 6.
ऐसा बोलते ना, मेरे को जाके ढूंढना पड़ता है क्या है, चैप्टर का नाम नहीं बोलेंगे, छोड़ जाने चलो। ये है क्या, सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस, सेल ऑफ गुड्स। हाँ ओके ठीक है। तो ये दो ही चैप्टर बाकी है ना, एक तो करंट अकाउंट, मतलब अकाउंट करंट, और ये अपना ये सेल ऑफ गुड्स। इसके अलावा और कुछ? हाँ बाकी मैं इसलिए बीच में पूछ रहा हूँ बिकॉज डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी 4 मार्क के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट तो मेरे को चाहिए दोनों के, प्रोविजंस और कंटिंजेंट लायबिलिटी थियरी में से। याद रखना, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, बेसिकली थियरी ज्यादा रहता है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो हमने पढ़ा है। Contingent liabilities are the liability which are related to happening and non-happening of the situation, whereas provisions are the expenses, or we can say it is expenses related to future. They are certain. Contingent liabilities are uncertain. यार ये तुम लोग छे। Provision expenses are recorded as and when created. मतलब हमको भी पता चला कि RDD, for example RDD लगा के provision करना है, तो yes we make the provision for RDD as well as provision for tax on the provisional basis. और कंटिंजेंट लायबिलिटी का हम रिकॉर्डिंग तभी करेंगे जब वो एक्चुअली अपने फेवर में होगा या एक्चुअली वो लायबिलिटी होगा, unless and until it will not be recorded in books of account. Provisions are recorded in the books of account, whereas contingent liabilities are recorded outside the books of account, मतलब as a footnote of balance sheet. वैसे देखेंगे तो इसके आंसर्स अपने पास होंगे टेक्स्ट बुक में, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि भाई जो टेक्स्ट बुक में वही आंसर हो ना, ये तुम्हारी नॉलेज का भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, गिव जर्नल एंट्रीज, नरेशंस नॉट रिक्वायर्ड, तो रेक्टिफाई द फॉलोइंग। आइला मेरे को लगा जर्नल एंट्री है, तो रेक्टिफिकेशन। पहला एंट्री पढ़ो, मेरे को रेक्टिफिकेशन एंट्री चाहिए।